ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें मुस्लिम संगठनों के साथ कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए और फिर शुरू हुई बयानों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, मानो धरना प्रदर्शन नहीं बयानबाजी की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। एक तरफ जहां संसद का बजट सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल बवाल मचा दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया। कई राजनीतिक दलों के नेता भी यहां पहुंचे, या यूं कहें कि उनका यहां पहुंचना मजबूरी था, और उस मजबूरी का नाम है वोट बैंक। ध्यान दीजिएगा, वोट बैंक, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वो वोट बैंक कहीं ना कहीं इस तरीके से साधना चाहती है। और इसलिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने धरने में इस तरह अपनी हाजिरी लगाई जिस तरह कोई आज्ञाकारी बच्चा स्कूल में टीचर की अटेंडेंस लेते समय कहता है प्रेजेंट टीचर। खैर, सबसे पहले भाषण देने का नंबर आया वरिष्ठ राजनेता और जेडीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उबैदुल्ला खान आजमी का। वैसे उनका परिचय जानना आपके लिए थोड़ा दिलचस्प रह सकता है। 1990 में 2008 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 1992 से 1996 तक वे जनता दल के महासचिव रहे। बाद में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बने। 2002 से 2008 तक उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में उबैदुल्ला खान आजमी पार्टी सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। उस समय एक ही एनसीपी थी जो शरद पवार वाली थी। मार्च 2023 में जनता दल सेक्युलर पार्टी ज्वाइन की, जहां वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस, जो जनता दल से टूटकर बनी पार्टी है। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवगौड़ा है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भाजपा को छोड़कर करीब करीब सभी पार्टियों में भ्रमण कराए हैं आजमी। क्या कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की जाती है, और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। कमाल है साहब। मीडिया वालों से कह रहे हैं कि आप सच नहीं दिखाते हैं, तो आप गद्दारी कर रहे हैं। मीडिया अपना काम कर रहा है साहब, उसे अपना काम करने दीजिए। धरना प्रदर्शन जारी था। मुस्लिम नेता आकर अपनी अपनी बात कह रहे थे। सभी ने करीब करीब एक ही बात दोहराई कि वे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में खड़े हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता अबू तालिब रहमानी ने अपने भाषण में श्रीलंका और बांग्लादेश तक का जिक्र कर दिया। बताइए आप, बात भारत की हो रही है, लेकिन याद पड़ोसी देशों को कर रहे हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ, आप नेपाल जाने वाले हैं
क्यों भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता? आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रहमानी साहब ने कहा कि आइए हिंदुस्तान को पावरफुल देश बनाएं। अब केंद्र सरकार भी शायद यही करने में जुटी है। पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर बेहतर कानून बनाया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाकर सरकार का मकसद साफ है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए। नए बिल में महिलाओं को भी अधिकार मिले, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और दक्षता में सुधार किया जाए, वक्फ बोर्डों में मनमाने अधिकार कम होंगे, साथ ही वक्फ संपत्तियों के विनियमन और सब प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। सबका साथ सबका विकास नारे वाली केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़ी समस्याओं को खत्म करना चाहती है। तो इसमें मुस्लिम समाज को आखिर क्या समस्या है, ये बात समझ से परे है। इसके बाद एक और मुस्लिम नेता आए, उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना का जिक्र किया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये भारत है जनाब, यहाँ के लीडर्स काफ़ी टैलेंटेड हैं, जो कहीं की बात कहीं जोड़ सकते हैं। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब ये है कि इधर उधर का कुछ ले लो और कुछ ना कुछ बना दो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गठबंधन, जहां अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां आपस में मिलकर गठबंधन बना लेती है। लेकिन ऐसे गठबंधनों की भी अजब सी तस्वीर है साहब। कहने को गठबंधन में है, लेकिन लोकसभा में तो साथ लड़ने वाले ये दल विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगे। गजब है साहब, ये भी कहानी अलग है। जंतर मंतर पर धरना जारी था। मुस्लिम समाज के नेता एक के बाद एक मंच पर आकर भाषण दे रहे थे। कई राजनीतिक दलों के नेता धरने में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, गौरव गोगोई जैसे नेताओं ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से यूपी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव भी समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। खैर, जंतर मंतर पर चल रहे धरने में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। उनका पहुंचना बनता ही था। एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पे देखे जाते हैं, बड़े राजनेता हैं। ओवैसी ने भी भाषण दिया, कहा वजीर आजम का मकसद एक ही है। वजीर आजम का मतलब प्रधानमंत्री से है यहाँ पर। कहा कि वजीर आजम का मकसद एक ही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर आवाम हमेशा लड़ती रहे। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए नहीं है। वक्फ की जायदाद को नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ओवैसी ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का जिक्र किया और कहा कि अगर वे नहीं चाहेंगे तो बिल पास नहीं होगा। उन्होंने तीनों दलों से असंवैधानिक बिल का समर्थन नहीं करने की एक तरह से अपील कर दी। ओवैसी ने यह अपील इसलिए की क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और गठबंधन की इस सरकार में टीडीपी, जेडीयू और लोजपा का बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई धरना प्रदर्शन या कोई सभा हो रही हो और कांग्रेस के किसी नेता का अजीबोगरीब बयान आ जाए और हादसे पैदा कर दे? इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के एक नेता अपने भाषण को उत्तर दिशा से शुरू करके पता नहीं किस दिशा में ले गए।
एक बार सुन भी लीजिए आप क्या कह रहे हो। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती। जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ धरना चल रहा था, लेकिन बात संविधान बदलने तक जा पहुंची। ले देकर वही एक पुराना राग कि यदि भाजपा को 400 सीटें मिल जाती तो मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देती। तो क्या यह मान लिया जाए कि संविधान बदलने या उसे खत्म करने का वो खतरा टल गया है, क्योंकि भाजपा को तो 250 ही से कम सीटें मिली है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को अब तो ये राग अलापना बंद कर देना चाहिए कि संविधान को खतरा है। खैर, आगे बयान देने की बारी आई अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की। भाषण की शुरुआत तो धीमी थी, लेकिन अंत आते आते न जाने कहां से इतना जोश भर गया कि पूरी दुनिया की बात करने लगे। आप खुद ही सुनिए, और हां, उनकी बात सुनकर चौंकिएगा मत, न ही अपना माथा पकड़िएगा। आज ये कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। अवधेश प्रसाद उल्टा बोल गए। अक्सर ये बात हम किसी काम के होने के लिए कहते हैं। जैसे अगर भाजपा नेताओं को किसी विषय पे बोलना होगा तो शायद ये कहेंगे कि दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। अब अवधेश प्रसाद की बात के कई मतलब निकाले जा सकते। क्या उनके कहने का अर्थ ये था कि इस बिल को रोकने के लिए विपक्ष के अलावा दुनिया की और ताकतें भी काम कर रही है? ये सवाल इसलिए भी हमारे जहन में आया क्योंकि इससे पहले भी कई बार देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विदेशी ताकतों का हाथ होने की तस्वीरें सामने आई है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान कई अहम बिलों पर मोहर लगेगी। विपक्षी पार्टियां विरोध भी दर्ज कराएगी। संगठनों को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध करने की इस प्रक्रिया में ये तो ध्यान रखना होगा कि देश सर्वोपरि है। देश संविधान से चलता है और संविधान के नियमों से ही देश में कोई कानून पास या फेल होता है। सरकार यदि नियमों से चल रही है और नियमों से ही बिल पास हो रहा है तो फिर इसका विरोध क्यों? इसके विरोध में धरना क्यों, प्रदर्शन क्यों? साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नमस्कार, जय भारत।